या चलो देखो, यानी इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर हो गया थे, चौथा चैप्टर है ना, चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। यानी हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, तुम लोग को पहला चैप्टर का नाम भी पता ना, सोचो तो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब है कि हम लोग लोकतंत्र में सभी को सत्ता में भागीदारी दिए। भागीदारी मतलब सबको बराबर का अधिकार दिए, कुछ वार्ड सदस्य बना दिए, कुछ विधायक बना दिए, कुछ मुखिया बना दिया, ऐसे करके कोई नहीं, सत्ता में लोगों को बांटे। इसी को कहते हैं सत्ता में साझेदारी। यानी सत्ता में सभी को कुछ न कुछ हिस्सा दो, उसे सत्ता में साझेदारी करते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर में कुछ के बारे में पढ़े, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। जब सभी को हम लोग हिस्सा दे दिए, सभी को बांट दिए कि तुम वार्ड सदस्य रहेगा, तुम मुखिया रहेगा, तुम सरपंच रहेगा, ऐसे करके बांट दिए, तो उसके लिए फिर दूसरे चैप्टर में क्या किए, कुछ नियम कानून बनाए। जैसे हम भारत, मान लीजिए सत्ता बंटवारा करके हम भारत का प्रधानमंत्री बना दिए, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, तो इन सभी के लिए कुछ बनाए, एक कार्य प्रणाली तो भी बनाए। कार्य प्रणाली मतलब कौन कौन नियम से कौन कौन काम करेगा, कौन एकात्मक रहेगा, कौन संघात्मक रहेगा, प्रधानमंत्री का अधिकार रहेगा क्या, कार्यपालिका कौन रहेगा, न्यायपालिका कौन रहेगा, ये सभी के जो हम लोग बनाए, वो कौन सी वाला में बनाए थे, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। कि अब कैसे साझेदारी तो कर ली, अब कैसे कैसे कार्य करना है। उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर में क्या पढ़े, यानी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पढ़े है ना। लोकतंत्र में अब मान लीजिए कि हम किसी नेता को चुन दिए, तो नेता को चुने तो लोकतंत्र में सबसे पहले जनता को क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। अब मान लीजिए कि हम इस नेता को हम चुन दिए हैं, अभी नेता पर हमको विश्वास है ना, तो तुमको सबसे पहले लोकतंत्र में किसी न किसी राजनेता पर, किसी न किसी नेता पर क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। तो यही ना लोग पढ़े थे सचेत में कि यानी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, यानी लोकतंत्र के प्रति हम लोग को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और लोकतंत्र को स्थापना करने के लिए हम लोग क्या किए, यानी उसके लिए संघर्ष किए, मेहनत किए, तब तो यहाँ आए। उसके बाद जब मेहनत किए तो आज चौथा चैप्टर में कुछ पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां। आज लोकतंत्र कहाँ तक पहुँच गया, उपलब्धियां का मतलब ही ना हुआ, लोकतंत्र कहाँ तक पहुँचा, कितना विकास किया, तो देखते हैं। यानी चौथा चैप्टर है, बस 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाए। यानी सबसे पहले इसमें कहा जाता है लोकतंत्र की उपलब्धि की जब बात किया जाता है, तो आज पूरे विश्व का, कितने का, पूरे विश्व का 100 देशों में जो क्या चल रहा है, 100 देशों में आज लोकतंत्र है। यानी आज जो है, भारत में लगभग 100 देशों में क्या चल रहा है, लोकतंत्र की स्थापना। क्योंकि इसका यानी लोकतंत्र का उपलब्धि इतना बढ़ गया कि आजकल जो लोग हैं इसमें क्या कर रहे हैं, यानी जितने भी आज के देश हैं वो लोकतंत्र की स्थापना किए जा रहे हैं। अब लोकतंत्र की स्थापना में क्या होता है कि इसमें जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है ना। लोक मतलब लोग यानी जनता, और तंत्र मतलब शासन, यानी इसमें होता है किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। तो लगभग 100 देशों में जो क्या है, या भी वर्तमान में किसकी अभी कैसा शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है कि बताइए कि अभी पूरे विश्व में कितने देशों ने जो लोकतंत्र को अपनाया है, कितने देश हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बाबू, लोकतंत्र किस तरह, सबसे पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं राज्य सरकार की गठन करता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को इस चैप्टर से कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं बाध्य सरकार का गठन करता है। यानी लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी, यानी किस तरह उत्तरदायी एवं बाध्य सरकार का गठन करता है। अब यहाँ समझना कि उत्तरदायी सरकार कौन होता है। उत्तरदायी सरकार किसको कहेंगे, यानी वैसा सरकार जो जनता की समस्याओं को, उसके प्रश्नों का उत्तर दे, उसे कौन सी कहेंगे, उत्तरदायी सरकार कहेंगे। अगर ऐसे समझ में आया तो जैसे कहने का मतलब है कि जनता अगर मान ली
सरकार है, ठीक है, अगर कोई सरकार है वो सरकार अपने शासन व्यवस्था में कोई गलत फैसला ले लेता है, मान लेते हैं कुछ ऐसे कानून लागू कर देता है जो जनता का पसंद ना हो, तो फिर जनता क्या करेगा? जनता सरकार का विरोध करेगा, जनता सरकार से कुछ करेगा, प्रश्न पूछेगा। जनता है जो सरकार से कुछ पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि हाँ बताइए आप ऐसे क्यों किए। जैसे मान लेते हैं कि अब सरकार से प्रश्न पूछा कि बेरोजगारी क्यों है, अब सरकार बता रहा है कि बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना। कि कोई लॉजिक ना हुआ कि जनसंख्या बढ़ रहा है जिसके कारण बेरोजगारी हो गया। अरे भाई जनसंख्या बढ़ रहा तो जनसंख्या का निपटारा भी हो रहा। अगर जनसंख्या मान लेते कि उतना हिसाब से निपटारा ना हो रहा तो उसके लिए आप कुछ व्यवस्था करेंगे। जनता को चुना कहला, यही ला तो चुना है कि जो सरकार हम लोगों को दुखों को तकलीफों को खाती, जितना भी दुख तकलीफ है उसको कुछ करे, समझे। तो यानी जनता क्या करता है? सरकार से सवाल पूछता कि बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचारी क्यों है, उसके साथ साथ महंगाई क्यों है, इससे क्या करता है? जनता सरकार से सवाल पूछता। अगर कोई सरकार ये जवाब देने में असमर्थ रहता है ना, मान लेते हैं कि सरकार है अभी वर्तमान में अपना केंद्र की सरकार बीजेपी का, बीजेपी से जो भी सवाल पूछा जाए तो किससे पूछा जाएगा? जो सत्ता में रहता है, जो पावर में रहेगा उसी से ना सवाल पूछा जाएगा। तो जब सवाल सरकार से पूछा जाता, अब सरकार है जो गोल गोल घुमा करके कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी ये तो कभी वो, जनसंख्या बढ़ रहा है ऐसे है, युवा पढ़ नहीं रहा ये है, ऐसे करके को जो हो जाते हैं निपटा देते हैं। तो वैसे सरकार वैध सरकार नहीं होता। वैध सरकार हम उसी को कहेंगे, कौन सी सरकार? वैध सरकार। वैध सरकार हम उसको कहेंगे जो जनता के प्रश्नों का क्या देता है? उत्तर देता है। तो जो जनता के प्रश्नों का उत्तर देता है वो सरकार को जो जाएगा उत्तरदायी सरकार, और जो उत्तरदायी सरकार होगा वही होगा कुछ वैध सरकार। यानी जो असली सरकार वही होगा जो जनता की समस्याओं को, जनता के दुखों को समझता, उसी को ना वैध सरकार कहेंगे। और मान लें कि कुछ ऐसे सरकारों का गठन कर दिए जो हम लोगों के लिए काम कर ही नहीं रहा, तो ऐसे सरकार वैध सरकार नहीं कहलाएगा। फिर तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले पूछा गया कि उत्तरदायी सरकार किसको कहना है, तो यानी वैसा सरकार जो जनता के प्रश्नों का कुछ देता है, उत्तर देता है। जैसे हम कुछ प्रश्न पूछे और हमारे प्रश्नों का वो जवाब देता तो वो सरकार कैसा होगा? उत्तरदायी सरकार होगा। अच्छा, अब जो सरकार जनता की सवालों का उत्तर देता वही सरकार वैध सरकार होगा, वही सरकार असली सरकार होगा। ऐसा ना कि जो सरकार गोल 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 हम लोगों को कुछ दिया जाए घुमा रहा है तो वो सरकार वैध सरकार नहीं होगा। तो वैध सरकार कौन होगा? जो जनता की समस्याओं को और जनता की जो दुख है दर्द है उसको समझता है, उसको कल्याण करने का काम करता है, वही सरकार वैध सरकार होता है। अच्छा, अब यहाँ जब पूछा जाता है या ये भी हो सकता है कि अगर कोई सरकार ऐसा करने में असमर्थ है, मान लेते हैं कि कोई सरकार से सवाल पूछा गया तो वो सरकार जवाब नहीं दे रहा, जनता को गोल गोल घुमा रहा है ना, तो फिर वो सरकार को क्या होगा? तो वो सरकार को अगले चुनाव में क्या होता है? चुनाव में हार की सामना करना पड़ता है। अगर कोई सरकार जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है ना, अगर कोई सरकार जनता के प्रश्नों को कुछ नहीं दे पाता, उत्तर नहीं दे पाता, ऐसे सरकार क्या होगा? आने वाले चुनाव जो होगा, यानी आने वाले चुनाव में कुछ होगा, हार की सामना करना पड़ेगा कि ना। यानी जब कोई सरकार है जो जनता की प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, यानी जो जनता मांग कर रहा है, जैसे जनता मांग किया रोजगार का, जनता मांग किया कि महंगाई कम हो, और वो कम नहीं कर रहा, तो जनता क्या होगा? कहीं ना कहीं उस सरकार से उड़ जाएगा और उड़ करके उसकी सरकार को गिरा सकता है। यानी अगला चुनाव में सरकार को हार की सामना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दुख तो लिखो। यानी कौन था आंसर? यानी कहता था, यानी हम लोग देख रहे थे कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं भारत सरकार का गठन। इसका आंसर समझ लेने के बाद हो गया था कि जब कोई सरकार लोकतांत्रिक सरकार, ये सरकार पीछे भी कर सकती है, अच्छा रहेगा। जब कोई लोकतांत्रिक सरकार या जब कोई सरकार, हाँ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, ये भी ठीक था, दोनों में से कोई लिख सकता है, दोनों है ना। कुछ कह रहा है कि जब कोई सरकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, जब कोई सरकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में गलत फैसला ले लेता है, मान लेते हैं कि कोई सरकार है जो गलत फैसला ले लेता है कभी, है ना, कि क्या होगा ना होगा, और कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो जनता का पसंद ना हो, उसी को गलत फैसला कहा जाता है। मान लेते हैं कि हम कोई कानून बनाए
हमको तो लगा कि अच्छा है, लेकिन जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो वही कुछ हो जाता, वो गलत फैसला साबित हो जाता सरकार के नजर में, है ना। तो कहता है कि जब कोई सरकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में गलत फैसला या निर्णय ले लेता है, निर्णय को या फैसला को ले लेता है, तो जनता इस पर क्या करता है, प्रश्न पूछता है। मान लेते हैं कि हम कोई नियम लगाए, वो नियम लगाए, जनता को अच्छा नहीं लग रहा, तो जनता सवाल पूछेगा ना सरकार से कि आप किस सोच से है जो ये नियम लगाए हैं, तो जनता इस पर कुछ करता है, प्रश्न पूछता है। तो इस पर सरकार कुछ देता, उत्तर देता है, यानी फिर सरकार उत्तर देगा कि हाँ बाबू हम इस सोच कर है जो ये नियम लगाए थे, तो फिर जब उससे कुछ कहेंगे, उत्तरदायी सरकार कहेंगे, यानी उत्तर देने वालों को उत्तरदायी सरकार कहेंगे। जनता की जो उत्तर दे दे वो उत्तरदायी सरकार। अच्छा, और जो सरकार जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, सॉरी, और जो सरकार जनता के प्रश्नों का उत्तर दे देता वही सरकार को जो होता है वैध सरकार, मतलब अच्छा सरकार है ना। जो सरकार जनता की समस्याओं को, जनता के दुखों को, जनता के प्रश्नों को जवाब दे दे, जनता जो पूछो बतला दे, वही सरकार को कहलाएगा, वही सरकार तो वैध सरकार कहलाता है, कहलाएगा कि ना कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है, पैराग्राफ चेंज करके वो कहता है कि जब कोई सरकार जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, और कभी कभी होता है कि सरकार से जनता पूछता है, वो जनता सरकार है जो जनता के आवाज यानी जनता के प्रश्नों को उत्तर नहीं देता है, तो कहता है कि जब कोई सरकार जनता के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता है, तो ऐसे सरकार को अगले चुनाव में कुछ करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। अगर मान लें कि हमको से तुम सवाल पूछा, जैसे कहने का मतलब हम तुम पढ़ रहा, अगर तुम हमसे सवाल पूछेगा हम नहीं बता, तो क्या लग रहा है कि तुम लोग पढ़ने आएगा, नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जनता भी है, उसी प्रकार से क्या है, जनता है कि जनता अगर सरकार से प्रश्न पूछता है, बेरोजगारी के बारे में पूछता है, रोजगार के बारे में पूछता है, और भ्रष्टाचार के बारे में पूछता है, अगर कोई सरकार नहीं बता पाता तो फिर क्या होगा, आने वाले भविष्य में उसका भी हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये था, हाँ, तो कहानी स्किल से ले सकते क्या कहानी के नाम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन को क्या रहा था कि भारत वर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। यानी जो भारत में जो लोकतंत्र है तो दुनिया में बहुत सारे 100 देशों में लोकतंत्र है कि ना। यहाँ पूछा गया कि भारत वर्ष, ये नाम लगाया गया भारत वर्ष, मतलब वर्ष मतलब ये ना समझना वर्ष को, ये भारत वर्ष भी बोल सकते हैं अपने भारत को, ठीक है। तो पूछा कुछ क्या था कि भारत वर्ष में लोकतंत्र का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं, यानी भारत का भविष्य कहाँ तक सही है ना। तो कहेंगे कि भारत वर्ष का जो भविष्य है, यानी भारत वर्ष में लोकतंत्र का भविष्य है वो काफी अच्छा है। क्योंकि यहाँ अच्छा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ सभी वर्गों के बीच, सभी जाति, सभी धर्म के बीच सत्ता को बांटकर कुछ किया गया, शासन किया जाता है। लोकतंत्र का भविष्य आके जो भारत इतना अच्छा से लोकतंत्र कैसे चला रहा, आके अपना पड़ोसी देखता है पाकिस्तान को तो बेकार नाम में लेता है ना, उसकी कुछ तो हम लोग के सामने है ही नहीं बस है ना। 50 पूरे बिहार का छोड़ देगा तो पाकिस्तान को उजाड़ देगा। यानी तो हम कुछ कह रहे हैं आगे कहानी, भुला मत जाना कि कैमरा लगा ठीक है, आप भुला तो क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कह रहा है कि भारत वर्ष में जो लोकतंत्र का भविष्य सब किस रूप में रहता है, तो भारत वर्ष का लोकतंत्र है जो काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है भारत में सभी धर्मों के बीच, सभी जाति के बीच, सभी वर्गों के बीच सत्ता में बंटवारा करके शासन किया जाता है। अच्छा, सत्ता में बंटवारा तो बहुत पहले से पढ़ लिया। जैसे कहने का मतलब है कि भारत है, भारत में कोई को कुछ बना दिया, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत में कोई को हम प्रधानमंत्री बना दिए, है ना, कोई को मुख्यमंत्री बना दिए, कोई को राष्ट्रपति बना दिया, यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, हाँ, यानी राष्ट्रपति बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, ऐसे करके सभी के बीच फिर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ये सभी के बीच हम लोग क्या करते हैं, सत्ता का बंटवारा करते हैं, और सत्ता का बंटवारा करके ही कुछ करते हैं, शासन करते हैं। यही कारण है कि भारत वर्ष का जो लोकतंत्र है उसका भविष्य काफी अच्छा है ना। और ये भविष्य को अच्छा बनाने का जो एक श्रेय भी जाता है हमारे नियम कानून और व्यवस्था को भी जाता है। कोई दिक्कत, बस इतनी सुविधाएं ज्यादा नहीं था, इसको कहानी लिखते है ना।
तो बस खाली पूछा गया था कुछ कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य वो आप किस रूप में देखते हैं, है ना। तो भारत वर्ष का लोकतंत्र का भविष्य काफी अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि यहाँ विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न जाति धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा करके शासन किया जाता है। इतना ही लिखना था ना। चलो कहानी लिखते हैं, आंसर लिखेगा। कोई दुख नहीं ए बाबूआ काहे हो और लेकिन में होते रहा ज्यादा कुछ ना हो जाए ना हवा कहता है कि चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ कह रहा था कि भारत वर्ष में लोकतंत्र का भविष्य हम किस रूप में देखते हैं, यानी सीधे यहाँ बताएगा कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य कहाँ तक है। तो कह सकता है कि भारत वर्ष में लोकतंत्र का भविष्य काफी अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों, जाति, भाषा के लोगों के बीच, यानी भाषा के आधार पर बंटवारा करके शासन किया जाता है। यानी बंटवारा करके, कुछ बंटवारा करके यहाँ भी लग सकता है के आधार पर सत्ता का बंटवारा करके शासन किया जाता है। अब कह रहा कि विभिन्न धर्मों, यानी सभी धर्म, जैसे हम लोग भारत में जब शासन करते हैं तो सभी धर्म रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के बीच कुछ करते हैं, सरकार बनाते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा विभिन्न जाति, हमारे सरकार में कुछ है, विभिन्न प्रकार के जाति भी हैं। कोई है जो यादव जाति है, कोई भूमिहार जाति है, कोई राजपूत जाति है, ऐसे करके कुछ है। ये सभी लोग हैं जो शासन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार की भाषा पर कैसे शासन कर रहे हैं। जैसे ऐसा तो ना है कि बिहार से भोजपुरिया बोलता है तो उसको सरकार बनाने नहीं देगा। अगर कोई मान लेगा कन्नड़ बोल रहा है तो उसको सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई तमिल बोल रहा है तो उसको सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं है। यानी यहाँ कुछ है कि विभिन्न धर्मों, जाति आधार, जाति, भाषा के आधार पर यानी सत्ता में बंटवारा करके कुछ किया जाता है, शासन किया जाता है। यही कारण है कि भारत वर्ष में लोकतंत्र, जैसे नीतीश कुमार जी बिहार में जीत गए, फिर वो कोई भी स्टेट में जाकर लड़ सकते हैं। हाँ, चुनाव भारत में ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति वो खाली भारत की नागरिक होना चाहिए, कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये हम लोगों का अधिकार है। बस कंडीशन ये होगा कि वो भारत की नागरिक होना चाहिए, फिर भारत के कोई भी कोना से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने में कोई रोक नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दुख नहीं है। तो अगला सवाल कहता भारत वर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में तो लोकतंत्र है लेकिन ये सफल कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए देखो, जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन लग जाता है, कभी सरकार गठन होता है, कभी सरकार गिर जाता है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं हुआ कि सैनिक शासन की कभी नौबत आया कि सरकार को गिराकर सैनिक शासन लग हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि भारत वर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। हम लोगों को कौन कौन से प्रयास करना होगा कि ताकि ये जो लोकतंत्र बना रहे, आगे चलकर राजतंत्र न हो जाए, आगे चलकर सैनिक शासन हो जाए, आगे चलकर तानाशाही न हो जाए। तो इस सभी को बैलेंस बनाने के लिए, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए ही हम लोगों को पूछा गया कि कैसे सफल हो सकता है, कौन कौन सा नियम अपनाएंगे कि लोकतंत्र अच्छा से बरकरार रह सकता है। आज भी लोकतंत्र है तो आज कल भी लोकतंत्र होगा, है ना। हम लोग लगभग कितने साल, लगभग 75 साल यानी पूर्ति करने वाले हैं कुछ आज़ादी का। तो सोच लो कि आज तक भी लोकतंत्र में कुछ हुआ, सैनिक शासन लागू नहीं हुआ। तो कहा यही पूछ रहा है कि बताओ कि जो भारत में कैसे यानी लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र को सफल करने के लिए तो कह सकता है कि भारत में लोकतंत्र निम्नलिखित विधि द्वारा संपन्न हो सकता है। सबसे पहला विधि क्या है? शिक्षा का प्रसार, है ना। शिक्षा का प्रसार समझना बारी बारी से। सबसे पहले कोई चीज है बाबू, शिक्षा का प्रसार करना होगा। अगर भारत में लोकतंत्र को बनाए रखना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करना होगा। शिक्षा का प्रसार मतलब क्या हुआ कि सब में शिक्षा जगाओ। कभी जाति के आधार पर वोट ना दो, कभी धर्म के आधार पर वोट ना दो, कभी भाषा के आधार पर वोट ना दो, कभी पैसा से वोट ना दो। तो यानी ये कब संभव हो सकता? जब हम लोग में शिक्षा आएगा। हम लोग में शिक्षा आएगा तो बढ़िया प्रत्याशी को चुनेंगे कि हमारे देश को कौन सा नेता है जो अच्छा भविष्य की कामना करेगा, कौन सा जो लोकतंत्र को बचाएगा,
कौन है जो तानाशाही नहीं लाएगा, कौन है जो राजतंत्र नहीं लाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों में क्या होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। आखिर शिक्षा रहेगा तभी ना हम लोग अच्छे कैंडिडेट को चयन कर सकते हैं, अच्छा प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अब हम लोगों के पास शिक्षण है तो हम दूसरा से पूछे केरा वोट दी, यानी तुम्हारा वोट है और तुम दूसरा से पूछ रहे कि वोट किसको दो। आजकल समाज में ही होता, गांव घर में वो पूछता है क्या बाबू केरा वोट में देवे क्या है, तो कहता है लाला टेन के, वो कहता है कमल के। तू सोच लो कि किसको, ये किसी दूसरे पर निर्भर है। लेकिन जब उसका पास शिक्षा नहीं है तो, है ना, और शिक्षा है ना उसके पास, यदि शिक्षा नहीं है अशिक्षा, तो शिक्षा रहेगा तो शिक्षा का प्रसार करेंगे तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकता है, दूसरी बात हो सकता है यानी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, यानी कुछ कह सकता है निष्पक्ष है ना, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। यानी अब जो चुनाव होगा जो बिल्कुल कैसा होगा, निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष मतलब कि जो अच्छा करेगा उन्हीं से हम बोलेंगे, ऐसा ना कि पैसा ले करके कुछ करा दी उसको हम वोट दे दी। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी जाति और धर्म भाषा के आधार पर वोट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष। अगर कोई सरकार अच्छा काम किया है तो उसको वोट देंगे, अगर कोई सरकार गलत काम किया है तो वो कोई भी सरकार है चाहे हमारे जाति से ही क्यों ना रहे, उसको वोट नहीं देना। तो इसमें क्या होता है कि जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग का अधिकार होता है कि जो चुनाव कराया जाए बिल्कुल कैसे कराया जाए, निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष कराएगा तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि दो पार्टी, एक बीजेपी की है एक कांग्रेस की है, मान लेते हैं अगर बिहार में बात किया जाए तो वो आरजेडी हो जाएगा, है ना, और कौन हो जाएगा, जेडीयू हो जाएगा। अगर ऐसे में मान लेते हैं कि अगर अभी सरकार किसका है, अगर बिहार में बात किया जाए तो जेडीयू का, केंद्र में बात किया जाए तो किसका, बीजेपी का। अगर ऐसे में तो चुनाव आयोग अगर बीजेपी दल से पक्ष लेने लगे तो क्या यह निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होगा, नहीं होगा। चुनाव आयोग का मतलब है कि दोनों दल से बोलो, अगर कांग्रेस गलती कर रहा है तो कांग्रेस को भी बोलो, अगर बीजेपी गलती कर रहा है तो बीजेपी को भी बोलो। लेकिन अगर तुम किसी एक पार्टी को बोल रहा है, एक पार्टी को नहीं बोल रहा, एक पार्टी दल से एक्शन ले रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो निष्पक्ष नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो चुनाव होगा वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी पॉइंट हम कुछ कह सकते हैं बाबू, तीसरी पॉइंट कह सकते हैं कि जो चुनाव होगा यानी जो मत होगा, मत को जाति धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मतदान जाति और धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, यानी जाति धर्म सीधे लिखो, यानी कहाँ समझो, यानी कोची कहा। तीसरा पॉइंट कह रहा कि जो मतदान करेगा, जो वोट देगा, वो वोट कैसा होना चाहिए, जाति और धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आजकल बिहार में तो वही हो रहा है, जाति और धर्म के आधार पर। अगर तुम्हारे जाति से कैंडिडेट अगर कोई आता है तो तुमको दिमाग में एकदम जाएगा बिहार से जातिवाद खत्म हो जाना, ये संभव नहीं है। कोई अगर सोच रहा है कि हम बिहार से जातिवाद को खत्म कर दें, ये संभव नहीं। हाँ, जातिवाद तो तुम काम कर सकता, ये हो सकता, लेकिन जातिवाद को तुम पूरी तरह से खत्म कर देगा, ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जातिवाद यानी जो मतदान है, मतदान मतलब अपना जो वोट देता है वो कोई जाति के आधार पर न दो, कोई धर्म के आधार पर न दो। अभी ना सोच रहा है कि चलो हम हिंदू हैं और हिंदू का पक्ष कौन लेता है, बीजेपी लेता है, लेता है कि ना लेता है, बीजेपी और जेडीयू तो गठबंधन के साथ है, तो जेडीयू तो कुछ बोल ही नहीं सकते बात, जो बीजेपी कहेगा वो तो करना पड़ेगा इनका, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों गठबंधन है। अच्छा, अब मान लें कि एक आरजेडी है और एक कौन है, कांग्रेस है। अब ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग गठबंधन करते हैं बिहार में, ये दोनों अलग गठबंधन करते हैं। अब मान लेता है कि ये अगर इसको तुम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर दे रहा कि ना बीजेपी हिंदू है, हिंदूवादी करता है, तो हिंदू के नाम पर वोट दो, तो क्या ऐसे विकास करेगा हमारा देश, ऐसे लोकतंत्र सफल होगा? अगर मान लिया जाए कि जैसे बीजेपी का नारा है ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो फिर मुस्लिम विरोध करेगा, तो जब मुस्लिम विरोध करेगा तो क्या वो देश में लोकतंत्र फिर रह सकता है? लोकतंत्र रहेगा? एक प्रकार से क्या हो जाएगा, शासन तानाशाही हो जाएगा कि अपना मन से जो आएगा वो करेगा।
यानी लोकतंत्र का मतलब क्या, कि सबका अधिकार, जितना हमारा अधिकार है उतने दूसरे धर्मों का अधिकार है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक विशेष धर्म को ज़्यादा छूट दिया जा रहा है, एक विशेष धर्म को ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है, ऐसे में क्या होगा, तो वहाँ लोकतंत्र खतरा हो सकता है ना। लोकतंत्र में क्या आ सकता है, खतरा। लोकतंत्र में खतरा हो तो समझ रहा है कि लोकतंत्र गिर भी सकता है, यानी फिर तानाशाही आ जाएगा। तो ये सभी जो प्रणाली है वो सब किसके लिए है, यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। लोकतंत्र सफल तभी बन सकता है जब उस व्यक्ति में कोई होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। दूसरी बात कि जो चुनाव होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, है ना। तीसरी बात कि जो मतदान करेगा वो मतदान कैसा होना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल जाति और धर्म के छोड़ करके हम लोग विकास के नाम पर वोट दें। किसके नाम पर, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, जो तुमको अच्छा काम करता है, जो भी सरकार अच्छा करता तुम उसको वोट दो। किसी एक सरकार को भक्त बनने से नहीं होगा। लेकिन ना तुम लोग आज फलना जाति से अगले को नहीं रहे, यादव जी टेढ़ने पर वोट पर तो चाहे दिए हो, है ना। किस पर वोट पड़ेगा, सर कि तीर का नहीं रे सर। हाँ। चुनाव में तो शिक्षा का अभाव है, तो आप भी तो अपना कास्टे कर देते हैं। यानी वो छोड़ दो, वो सबकी अपना पर्सनल मामला कि सर किनको डालते हैं, तुम लोग किनको डालता है, वो पर्सनल मामला। लेकिन हमको कहना क्या है कि जो तुम्हारे मन में तुमको लगे कि ये अच्छा हमको ये करेगा, उसको तुम वोट दो। और व्यक्तियों को, यानी जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, है ना। ये भगत सिंह कहते थे, हमने को वोट देवे का भी बाबू 18 साल जो तुम्हें लोग है जो देश का भविष्य है, और तुम्हें लोग को पता ना है कि लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, सरकार क्या है, गठबंधन की सरकार क्या है, राजनीतिक दल कौन है, नहीं है। तो फिर ऐसे में तुम लोगों को आगे भविष्य कैसे सोच सकते है ना। तो समझ गया, तो इसका लिखना तो कैसे लिखेंगे, हाँ इसको पूरा डिटेल लिखवा दें। चलो देखो, यानी कह रहा है कि भारत वर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, यानी सफल यानी कैसे लोकतंत्र का सफल हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ था शिक्षा के प्रसार। एक बात ध्यान रखना कि जहाँ लिखना ना, वहाँ अगर जो पॉइंट रहेगा उसको हाईलाइट कर देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कर, जैसे इसको हाईलाइट कर दिया और ये विवरण चिन्ह दे करके फिर विवरण करना शुरू कर दें। इसको कुछ बोलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दे करके पूरे को है लिखना शुरू कर दें। तो कुछ कहता है कि लोगों में शिक्षा का प्रसार करके लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अच्छे सरकार का गठन कर सकता है। यानी अगर माने कि पढ़े लिखे लोग ही अच्छे सरकार का चयन कर देगा। हमारे कब जो पढ़ा लिखा नहीं उसको क्या पता कि देश का जीडीपी क्या होता है, देश में बेरोजगारी क्या होता है, देश में महंगाई क्या होता है ना। तो कह रहे हैं कि शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे सरकार का कुछ कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कहता है, निष्पक्ष चुनाव। दूसरी पॉइंट क्या हुआ, निष्पक्ष चुनाव। ऐसे करके जो पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर देगा ना, तो देखने में अच्छा लगता है और पता भी चलता है कि क्वेश्चन ये था, पॉइंट ये था, ठीक है। तो अगला विवरण चिन्ह के बाद क्या किया, कहता व्यक्तियों को निष्पक्ष रूप से सरकार का चयन करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से बिल्कुल किसी के पक्ष में ना जा करके चुनाव करना चाहिए, यानी वोट देना चाहिए। उसी को कुछ कहते हैं निष्पक्ष चुनाव कहते हैं, है ना, निष्पक्ष चुनाव। उसके बाद कहता है कि मतदान जाति और धर्म, यानी जो वोट होता है वो यहाँ अगला काउंट कहते हैं कि मतदान जाति और धर्म के आधार पर न देकर विकास के आधार पर होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति है जो वोट करता है वो किसी जाति और धर्म को ना देखकर, आजकल तो लोग जाति और धर्म देखते हैं कि हमारे धर्म से वो करता, हमारे जाति से, ये जाति और धर्म के आधार पर देता वोट। लेकिन हम लोगों का कहना क्या है कि जाति और धर्म के आधार पर ना दे करके किसके नाम पर वोट दो, विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। उसी को कहते हैं मतदान एवं जाति धर्म। अगला कहता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर लोकतंत्र को सफल बनाने में है तो वो है सत्ता में बंटवारा। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, सत्ता में बंटवारा। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा में प्रसार। और तीसरा पॉइंट कह सकते हैं निष्पक्ष प्रणाली। तो कहता है कि सत्ता में बंटवारा। सत्ता में बंटवारा कहने का मतलब है कि विभिन्न जाति धर्म भाषा आदि यानी कि क्षेत्र के आधार पर कुछ करो, सभी व्यक्ति को बांट दो। कुछ कर दो, सत्ता का बंटवारा कर दो, यानी सबको कुछ न कुछ पावर दे दो। यानी कोई विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दो,
धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दो, जातियों के बीच धर्म आदि यानी भाषा के बीच कुछ कर दो, सत्ता का बंटवारा कर दो। यानी ऐसे समझो कि विभिन्न जाति धर्म के बीच सत्ता का जो बंटवारा करके जो शासन किया जाता है तब है जो लोकतंत्र का हो सकता है, सफल हो सकता है। अगर मान ले कि पूरा देश का जो पूरा शासन व्यवस्था है एक ही धर्म के बीच रहे, एक ही जाति, जैसे कहा दिया कि नहीं सरकार जब भी बनेगा तो कौन बनेगा, स्वर्ण जाति से बनेगा, सरकार जब भी बनेगा तो पिछड़ा जाति से बनेगा। तो ऐसे में क्या करेगा, अगर स्वर्ण जाति का सरकार का अध्यक्ष बनेगा तो पिछड़ा विरोध करेगा, पिछड़ा जाति का अध्यक्ष सरकार बनेगा तो स्वर्ण विरोध करेगा। तो यानी इसमें क्या कि जो सत्ता का बंटवारा है विभिन्न प्रकार के यानी सभी जातियों के बीच, सभी धर्मों के बीच और सभी भाषा के लोगों के बीच होता है, तब लोकतंत्र सफल हो सकता है, अन्यथा लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। बाकी का जो क्या ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर एकदम छोटा था, 3 को क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया से पढ़ना है का याद भी करना, लेकिन याद तो होता नहीं है, खाली बार बार हाथ मेहंदी दिखाएगा, है ना, कभी सोमरिया करेगा, कभी बृहस्पतिया करेगा, कभी